आज हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था। एक नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम को हम गॉस का नियम कहते हैं। ठीक। तो क्या होता है, कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, पिछले क्लास में हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं। किसी विद्युत क्षेत्र से के अभिलंबवत निकलने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को φe से प्रदर्शित किया जाता है में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। तो गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, तो गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स मतलब φe उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है इस नियम के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, φe से। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित निर्वात में कुल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब φ = क्या होता है, Q/ε0। ये क्या है, हमारा गॉस प्रमेय। ठीक। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, निगमन करेंगे। ठीक, इसका क्या करेंगे, निगमन, व्युत्पत्ति करेंगे इस सूत्र की। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि O क्या है, केंद्र। O केंद्र का क्या है, एक गोला है और बिंदु O पर हमने Q आवेश रखा है। ठीक। और जो इसकी त्रिज्या है वो है R। इसकी त्रिज्या क्या है, R। अब मान लेते हैं इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है। ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मानना कोई बिंदु आवेश Q
किसी गोले के केंद्र O पर रखा है, ठीक। और गोले की त्रिज्या r है। गोले की त्रिज्या क्या है? r है। तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो क्या हो जाएगा ये? E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। कहाँ किसका यूज हो रहा है यहाँ पर? कूलॉम के नियम का, ठीक। तो किसी भी दो आवेशों के बीच की दूरी और उसके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब ये जो हमारा गोला है, इस पर हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं कि ये जो हमारा जो गोला है उसको हम लोग एक छोटे से अल्पांश, मतलब एक अल्पांश की गणना करते हैं ds, ठीक। ds, अब इसकी जो दिशा है वो भी किसकी दिशा की ओर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। यहाँ पर हम लोगों ने एक अल्पांश ds की कल्पना की है। अब इसके बारे में हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम के बारे में आगे लिखेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे? अब बिंदु P पर एक छोटे से अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, ठीक। ds की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा E है और यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश क्या लिए हैं? ds लिए हैं। तो E का भी और ds दोनों एक ही रेखा में है, तो इसके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का। E और ds के बीच का कोण क्या होगा? 0 अंश। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारा अल्पांश है ds, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब अल्पांश से गुजर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? d फाई e। तो d फाई e इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? E इंटू ds, विद्युत क्षेत्र और अल्पांश का क्षेत्रफल। अब ये कौन से फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है, तो इसको स्केलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? E इंटू ds कॉस थीटा। और यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 0 अंश का। तो थीटा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? d फाई e इक्वल टू e ds कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? 1। तो हमारा क्या प्राप्त होगा? d फाई इक्वल टू e इंटू ds, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण नंबर 1 से E का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो आगे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 में E बराबर क्या है? 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? d फाई E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू ds। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। गोले के पृष्ठ से
गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब समीकरण नंबर 2 का क्या हो जाएगा, समाकलन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वन समाकलन सरफेस एस और यहाँ पर डी फाई ई। डी फाई का क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल और यहाँ पर सरफेस। अब समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, डी फाई का यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल और यहाँ पर डी फाई का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर से फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, डी एस। ठीक, अब ये जो हमारा क्लोज इंटीग्रल डी एस है इसका मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया ये, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस मतलब पृष्ठ, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या हो गया, हमारा निगमन हो गया। तो क्या होता है, गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ, हमारा देखिए ये डायग्राम में क्या है, ये बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित वायु या निर्वात में कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है।